माइनस में नहीं है डायरेक्ट लास्ट टाइम एग्जाम पे किया हुआ लास्ट टाइम SL1 SL2 के कंसेप्ट किया और SL1 छोड़ के दिया छोड़कर वापस आया अभी भी जोड़े लास्ट टाइम याद है आपके साथ NSR रिएक्शंस के कंसेप्ट किए थे। एक रिएक्शन के कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गए, उसका याद है आगे और कितने टाइप के थे रिएक्शंस के इसी के एल्काइलाइड्स के और भी थे ना। कौन सा था रिएक्शन विद मेटल और एक और था वो कौन सा था एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लास्ट टाइम हम सबको क्लियर था SL1 SL2 या है कोई डाउट क्लियर? अगर क्लियर था ना तो आज जो सेकंड टाइप था हमारे पास दैट वाज our reaction with या that was our elimination reaction। इसका ना पेपर में हमेशा रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आएगा। जैसे अभी तो याद है आप लोगों ने मुझसे पहला एग्जाम्पल किया था RX, उसको रेड किससे किया था विद एक्वस KOH। प्रोडक्ट क्या मिला था फॉर्मेशन ऑफ ROH और साथ में क्या था KX का कंसेप्ट ये आया था मेरे पास। अब देखना यहाँ पर एलिमिनेशन में अगेन वी कंसीडर दिस KOH पर इस बार KOH क्या ले लेंगे एल्कोहलिक। तो पहला एग्जांपल इसका सबसे सिंपल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर भी क्या था मेरे पास हाइड्रोजन और इधर मेरे पास क्या था Cl। पहले इसका नाम ही बता दोगे क्लोरोइथेन आ गया क्लोरोइथेन। इसे ट्रीट किया किसके साथ विद एल्कोहलिक। एक बार मुझे रिएक्शन पूरा लिखने देना बस विद एल्कोहलिक KOH क्लियर। अब बताओ ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ से Cl से। अगर Cl से ब्रेक किया तो ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, अगर यहाँ से बाहर तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसने क्या किया इधर से इस हाइड्रोजन को भी बाहर, अगर इसे भी बाहर किया तो ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। दैट मीन्स वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एक प्रोडक्ट को फर्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन आ गया। इधर से बाहर किया गया था Cl, किससे कंबाइन कर गया K के साथ वी गेट फॉर्मेशन ऑफ KCl और साथ में क्या आ गया फॉर्मेशन ऑफ H और इधर क्या था OH। H और OH ने कंबाइन करके साथ में वाटर की फॉर्मेशन दे दी। दैट मीन्स वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। अब तुम लोग सोच कर बताना यहाँ पे जो कार्बन है इस पर फंक्शन ऑफ ब्रांच है, इस कार्बन को क्या नाम देते थे अल्फा है ना। अगर ये कार्बन मेरे पास क्या था अल्फा है तो यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन बात कर रहा था फ्रॉम बीटा पोजीशन। अगर बीटा पोजीशन से इसे भी बात कर रहा था दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अवर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो इस रिएक्शन में भी X तो बाहर गया था दैट मीन्स इसमें भी और इसमें भी हाइड्रोजन ने तो बाहर जाना ही जाना है। तो क्या था हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ और एक्स्ट्रा बाहर जा रहा था, क्या जाना था हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। CBSE में सबसे आसान क्वेश्चन आ सकता है विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। या पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है विद एक्वस KOH वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, with alcoholic KOH we are getting formation of alkene as major product। ये पेपर में रीजनिंग आ जाती है बड़ी बार आप या थोड़ा रिफाइंड वर्ड कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो रही थी सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन बाहर और OH एंटर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही थी एलिमिनेशन। पेपर में कॉमन क्वेश्चन क्या आ जाएगा वाई एक्वस KOH दिस अंडरगो NSR and with alcoholic KOH we get formation of alkene as major product। अब तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर दोगे। इन दिस सेक्शन इसको मैंने नंबर डाल दिया सपोज फर्स्ट और इस सेक्शन को नंबर डाल दिया सेकंड। इसमें बताओगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है एक्वस KOH में न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव क्योंकि एक्वस KOH था। अगर एक्वस KOH था एक्वस वाटर KOH में भी वाटर दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बैठा था OH नेगेटिव। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या था एल्कोहलिक। जब मैंने अल्कोहल कर दिया अगर मैंने अल्कोहल मेंशन नहीं किया तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या आ गया ROH
अगर ROH आ गया तो बताओगे अब इसमें मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो RO नेगेटिव आ गया, ये एल्कोहलिक RO नेगेटिव। अगर ये RO नेगेटिव था, अब थोड़ा सोचकर आंसर दो, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल में से मैंने ये नहीं पूछा स्टेबल कौन है, मैंने पूछा हाइड्रोक्साइड या इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज आवर एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब थोड़ा सोचकर आंसर दो, दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। OH, यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन, तो O पे नेगेटिव चार्ज नॉर्मल था, मैंने स्टेबिलिटी नहीं पूछी, मैंने पूछा था न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कौन है। तो R ग्रुप हमेशा क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना पॉजिटिव के पास जल्दी जाएगा। यस, दैट मीन दिस वाज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हमेशा क्या करता है, ज़्यादा स्पेस, तो यार मुझसे कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड लिए थे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता था, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देता था। ऐसे ही यहाँ पर जब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया स्ट्रॉन्ग, this removes not only halogen from alpha position but also removes hydrogen from beta position। इसने हाइड्रोजन को भी बाहर कर दिया, कहाँ से, बीटा से। That's why we get formation of alkene as major product। और यहाँ पर क्या था, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या था, वीक। अगर वीक है तो दिस अंडरगोस जस्ट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्या, this just removes our halogen from alpha position and gets attached at the same position, so we get formation of substituted product। ये तुम्हारे पेपर का सबसे कॉमन रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि एक एक्वस है और एक एल्कोहलिक है। अब तो क्लियर हुआ और कोई मुश्किल नहीं था, बस एक में OH नेगेटिव, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल क्या आ गया, RO नेगेटिव। अगर RO नेगेटिव है तो दिस न्यूक्लियोफाइल वॉज स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ इसे नहीं साथ में हाइड्रोजन को भी बाहर कर देगा, सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो तुम्हारे पेपर में कितनी बार कंप्लीट द रिएक्शन आ रहा है। अब बताओ क्लियर हुआ सबको, ये रीज़न क्लियर। अगर ये रीज़न क्लियर है, पेपर में सपोज मैंने अब ये क्वेश्चन ही नहीं डाला, मैंने आपको ना एक सिंपल सा केस और डाल दिया और ये बड़ी बार आया है, इवन कॉम्पिटिशन में ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा आती है। मैंने आपको दे दिया कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर क्या कर दिया Cl। क्लियर, पहले तो इसका नाम ही बता दो, 2 क्लोरोब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो, 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मैंने इसे ट्रीट कर दिया किसका था, विद अल्कोहलिक KOH, विद अल्कोहलिक KOH। क्लियर, तो जब अल्कोहलिक KOH से किया, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो इकट्ठे करके छोड़ दो चाहे CH3। अब ये कार्बन कौन सा था, हाँ जी अल्फा। अब इसका बीटा दोनों तरफ घूम रहा है बीटा, कैसे, एक बीटा ये भी है एक बीटा ये भी है, इनको नंबर डाल दूँ, एक को मैंने नंबर डाल दिया β1 और एक को नंबर मैंने क्या डाल दिया β2। क्लियर, तो एक आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे जब पहला लेक्चर लिखवाया उसने लिखवाया ऑन द बेसिस ऑफ β1, उसने मुझे क्या कहा, खन्ना सर यहाँ से करो Cl को बाहर, कार्बन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, उसने मुझे क्या कहा, खन्ना सर इस हाइड्रोजन को करो बाहर और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट। क्लियर, तो अब तुम लोग कहोगे मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3 को डिस्टर्ब नहीं किया तो मैं CH3 को पहले लिख कर बैठ गया। आगे कार्बन, कार्बन के साथ एक H भी है और साथ में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या था H और साथ में क्या घूम रहा है CH3, तो ब्यूट2 ईन आ गया फॉर्मेशन। क्लियर, और साथ में बचा गया Cl, इससे कंबाइन कर दिया K के साथ KCl, KCl और साथ में क्या आ गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आ गया ये रिएक्शन का लॉजिक। क्लियर, अब तुम में से कोई मुझे प्रिडिक्ट कराए, ये तो मैंने पहला प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर इसे तो बाहर करो। क्लियर, वो क्या कहता है, खन्ना सर मैंने तो इस हाइड्रोजन को बाहर करना है, इसे बाहर किया तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, तो अब हम फॉर्मूला लिखवाना शुरू करेगा। इस बार क्या आएगा, इसको डिस्टर्ब किया CH3 नहीं, CH2 को नहीं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर और भी CH3, साथ में क्या आ गया CH2, आगे आगे डबल, अभी कार्बन, तीसरा कार्बन, अब डबल बॉन्ड आएगा इस साइड, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस बार प्रोडक्ट क्या
क्या रहा, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट डैश 1E, और ऊपर क्या मिला मुझे, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट डैश 2-E। दो रिएक्शंस आ गई। तो अब अर्चित मुझे बताएगा किसके चांसेस ज़्यादा, फर्स्ट प्रोडक्ट के या सेकंड के, फर्स्ट या सेकंड। क्यों? एक तो मैंने आपको कराया था, याद है जब इवन 12th क्लास में भी पहले दो लेक्चर इफेक्ट्स कौन कौन से कराए थे, याद है, प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, और प्लस सी और माइनस सी। आखिर में कौन सा क्लियर किया था, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में एक टिप रहता था, वो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते थे। कौन सा रूल आता था पिक्चर में, सेटिजर रूल। सेटिजर रूल क्या कहता था, मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसके उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन के क्या बनते थे, स्ट्रक्चर। याद है पहला इथीन बनाया था, उसका कोई भी नहीं था। जैसे Cl3 आया 3 रेजोनेटिंग, एक और Cl3 आता था 6 रेजोनेटिंग, और लास्ट जब ब्यूट 1 2 डाइईन पे जाते थे, 2 3 डाइईन पे जाते थे, वहाँ पे क्या था, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी थोड़ा सोच कर लिखा है, C डबल बॉन्ड, एक Cl3 इधर, एक Cl3 इधर। इस केस में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, सिर्फ एक, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम, और इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा। तो दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। और जो तुम्हारे इवन कॉम्पिटिशन का बड़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, 2-chloro-butane gives formation of but1E या but2E as major प्रोडक्ट, क्लियर। तो कुछ नहीं था, बस व्यू कर लो। जितने एल्काइल ग्रुप ज़्यादा थे अक्रॉस द डबल बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आवर एल्कीन फॉर्म। तो पेपर में ये सेकंड रिएक्शन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन। अब बताओ लॉजिकली दो रिएक्शन तो क्लियर हो गया। पहला कौन सा किया, NSR। सेकंड कौन सा आ गया, दिस हेलोअल्केन्स कैन अंडरगो अवर रिएक्शन, कौन सा आ गया, एलिमिनेशन। अब जो थर्ड है, ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी कर रखा है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये आ गया नेक्स्ट मेरे पास, रिएक्शन विद मेटल। अगर रिएक्शन विद मेटल है, क्लास में याद है बड़ी बार आपको ये रिएक्शन कराता था, टेस्टों में भी डालता था। पहला ही एग्जांपल इसका जो आता था, वो हमारे पास क्या आता था, RX। इसको रेड किससे किया, सोडियम। इधर भी हमारे पास क्या आता था, R और X, क्लियर। सोडियम को क्या था, यहाँ पे ड्राई फॉर्म रखना जरूरी, क्योंकि अगर ड्राई फॉर्म में नहीं रहा, ये तो वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा। तो वी मेक यूज ऑफ कंडीशन। यहाँ पर क्या होता था, वी यूज ड्राई ईथर यूज किया। तो क्या होता था, इधर से X और इधर से सोडियम, ये प्रोडक्ट बाहर, ट्वाइस NaX, एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ RR। मुझे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आ गया, क्लियर। और इस मेथड का देखा यूज क्या होता था, स्टार्टिंग में एक R है, अब प्रोडक्ट में कितने आ गए, R2। दिस वाज आवर स्टेप ऑफ रिएक्शन। जहाँ पे भी कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन में जब भी मैंने कार्बन बढ़ाना है, या तो ये फुल सेक्शन, या लास्ट लेक्चर में कोई की थी रिएक्शन स्टेप अप करने के लिए, साइनाइड AgCl या पोटेशियम साइनाइड, वो भी कार्बन को क्या करते थे, इंक्रीज। तो आ गया ये पहला सिंपल एक एग्जांपल। और इस रिएक्शन को 11th क्लास में नाम देते थे, है किसी को ध्यान में? ये हमारे पास पहला एग्जांपल आ गया, सिंपल ऑफ आवर वुड्स रिएक्शन। ये इसलिए इस सेक्शन का तो ना यूज आएगा आगे कन्वर्जन्स में सबसे ज़्यादा। तो अगर किसी ने एग्जांपल के बेस पे क्लियर करना है, क्लोरोमीथेन नेक्स्ट विद सोडियम, यहाँ पर भी क्या ले लिया, क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर को लिख लूँ चाहे DE, ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर था, यहाँ से Na और Cl बाहर, ट्वाइस NaCl, तो प्रोडक्ट CH3 और साथ में क्या आ गया, CH3। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ईथेन एज मेजर प्रोडक्ट। ये या सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बड़ी बार आपको कंप्लीट डायरेक्शन में आता है। ये था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये देखना आगे हर चैप्टर में यूज आएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाने के लिए मैंने RX, इसको ट्रीट किससे किया, मैग्नीशियम। अब बताओगे मैग्नीशियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
+2, अगर +2 था तो यहाँ पे वी गेट फॉर्मेशन ऑफ RMgX। तो पूरी ऑर्गेनिक में ना हमारे पास यहाँ पर R ग्रुप आएगा एल्काइल, वेयर इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इसका एक बार नेगेटिव चार्ज याद हो गया ना MgX में R पे नेगेटिव, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या बैठा +2, तो पक्का ये X और R पे चार्ज क्या होगा माइनस, तभी सेटिस्फाई होगा। इसके बेस पे बड़े रिएक्शन आगे प्रेडिक्शंस आएगी। तो अगर मुझे रिएक्शन यहीं पे रोकना था एट ग्रिग्नार्स एजेंट, तो यहाँ पे पक्का है मुझे एरो पे क्या लिखना पड़ेगा, ड्राई ईथर या सिंपल ईथर। क्यों? क्योंकि ईथर जब करेंगे ना आगे जाके, ईथर हैज गॉट ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, तो ये ईथर क्या करता है, रिएक्शन को वाटर फ्री करता है। क्यों? अगर मैंने यहाँ पर ईथर लिख दिया फिर तो मैंने रिएक्शन लिख दी यहाँ तक। ये आपके पेपर में मैंने सिंपल क्वेश्चन डाल रखा था, RX और मैग्नीशियम को रेड करके व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। ये तो तुम लोग जो रट्टा लगाते हो ना मेरे साथ, वो तो करना सर आप वाली रिएक्शन आ गई, RMgX लिख कर आ गए। तो मैंने आपके साथ शुरू से कहा मैं एरो पे तभी लिखूंगा जब इनकी कोई इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या था कि अगर मैंने ईथर नहीं लिखा तो अभी रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर। अगर वाटर है तो ये RMgX ऐसे रहते ही नहीं, विच फर्दर रेड्स विद RMgX। किससे रेड कर दिया, वाटर। वाटर को HOH करके लिख दूँ ताकि मुझे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने आसान हो जाए। अब R पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन तो RH, मुझे एल्केन की फॉर्मेशन आ गई। पर देखो दोनों एल्केन में डिफरेंस आ रहा है। इससे जब किया था वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन, और जब मैंने इस सेक्शन को पिक्चर में लाया सेम नंबर ऑफ एल्केन आ रहे हैं, तो 3 रिएक्शन आते थे हमारे पास 11th क्लास में, याद करो, स्टेप अप या नंबर सेम या डीकार्बोक्सिलेशन करते थे, जहाँ पे कार्बन क्या हो जाते थे कम, अपनी डीकार्बोक्सिलेशन आएगी आगे जाकर। क्लियर? तो यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप लिखवाओगे? हाँ जी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, +2, एक X तो था ही, है ना, साथ में क्या आ गया एक और OH, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ये। तो पेपर में ना हमेशा ध्यान से देखना, अगर मैंने RX और Mg पूछा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या ईथर, दैट इज देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्स एजेंट। अगर मैंने पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन RX रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, जस्ट ये अभी मैंने ईथर यूज़ नहीं किया, तो फिर मुझे ये नहीं कहने की जरूरत कि रिएक्शन में वाटर है। ये पेपर में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ईथर नहीं है तो रिएक्शन में क्या था, वाटर कंटेंट्स। अगर वाटर कंटेंट्स है तो रिएक्शन में इमीडिएटली पार्ट लेंगे एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये तो इसके साथ देखो मेरी पहली रिएक्शन तो पूरी होगी, कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एल्काइल हैलाइड। तो पेपर में ना इतने सिंपल क्वेश्चन आ गए फिर तो ठीक है। इसका एक आपका कॉम्पिटिशन में पता क्वेश्चन कैसे आ रखा है, सिंपल। अगर अभी भी मैंने कोई डालना है क्वेश्चन कॉमन, तो हम लोग इसका कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में कर देते हैं। तो मैंने आपको कर दिया एक C2H5Cl और एक आपको कर दिया C3H7Cl। ये इनको ट्रीट कर दिया किसके साथ, विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कंपटीशन में क्या हुआ, आपको ना 3-4 चॉइसेस दे दी, 3-4 चॉइसेस देके कह दिया ओनली दिस ओनली दिस ओनली दिस, मिक्सचर दे दिए या पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा दिए। क्लियर? तो मेरे ज़्यादा स्टूडेंट कहता खन्ना सर क्या ओनली दिस, इन दोनों को रेड करो। जब रेड किया उसने देखा इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन क्या है 3 है, थोड़ा सा तो टाइम सेव कर सकता था, 2 और 3 मिलकर क्या बन गया 5। उसने मुझे कह दिया खन्ना सर यहाँ पे बनेगा वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन एज मेजर प्रोडक्ट, उसने तो ये लिख दिया। तो देखो रिएक्शन में थोड़ा गलती नहीं कर दी हम लोगों ने, क्या कर दिया, ये मेरे पास रिएक्टेंट क्या था A, ये रिएक्टेंट क्या था B। तो मैंने क्या किया, जब सिर्फ पेंटेन पे टिक लगा दिया पेपर में ओनली पेंटेन, तो मैं रिएक्शन में से किसको पकड़ रहा था, इधर से क्लोरोइथेन को, इधर से पकड़ रहा था क्लोरोप्रोपेन, दोनों को कह रहा था सोडियम से रेड कर दो। पर ये मेरे बस में है, रिएक्शन में तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। तो पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास, A + B या A + A या फिर क्या था A + B। आगे ना बड़ी रिएक्शन में ऐसे पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो सॉरी यहाँ पे A+ और यहाँ पर मेरे पास आ गया नेक्स्ट B + B। तो देखना आगे जाके जब करेंगे ना A + B या B + A, वहाँ पे उसका भी रोल आ जाएगा। पर यहाँ पर अभी सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी घूम रही है, या तो ये AB रेड कर दे आपस में, या AA और BB दोनों रेड कर जाए इसके साथ। तुम लोग बताओगे अगर ये रेड करते हैं क्या बनेगा, ये तो कर लिया पेंटेन
अगर ये दोनों ऐड किए C2 और C2 तो दैट विल ब्यूटेन, अगर C3 और C3 तो ये 6 हेक्सेन। तो हमें कॉम्पिटिशन पहले मैं आपको चॉइसेस दे देता, यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट फॉर्म इथेन दे देता है, यहाँ पे इथेन तो नहीं बन रहा है इससे, मेरे पास क्या था पेंटेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है और साथ में हेक्सेन। चॉइसेस में दे दूँगा फाइनल दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म, तो नॉट फॉर्म में आपको इथेन हेप्टेन कोई भी केस डाल दो बन ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या थी A+ है या B+B। आगे देखना जब एल्डिहाइड कीटोन्स तक जाएंगे ना, कई बार A+B के साथ यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी B+ से, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो ये ऐसे पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तुम लोग पेपर में नंबर डाल लो, नंबर डाल के सिंपल से क्वेश्चन है क्लियर। अगर मल्टीपल में डाल देता तो देखो तीनों आंसर आ जाएंगे, ऑल ABC, डी चॉइस कर दूंगा और वोल्टवुड, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, सारे डाल देंगे पेपर में क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट यहाँ से हेलो एल्केन्स की रिएक्शन तो क्लियर हुई, कौन सी कर ली, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड कौन सा आ गया रिएक्शन विद मेटल्स। एक रिएक्शन के तो लॉजिक पूरे कर दो ना। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन किसकी आ जाएगी, हेलोरीज है ना। और हेलोरीज के देखना रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है ना, हेलोरीज की भी रिएक्शन हमारे पास टिपिकल सी आएगी। जब हेलोरीज की रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक रीजनिंग का क्वेश्चन करें, मेरे पास क्या था RX, साथ में क्या दे रखा मुझे हेलोरीज क्लियर। इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एग्जांपल के बेस पे कर दूं, कार्बन 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन और Cl, यहाँ पर मैंने कर दिया बेंजीन भी, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या था Cl। अब याद है Cl पर क्या थे लोन पेयर, किसी को याद हो मुझसे किए थे +R और -R इफेक्ट, +R और -R। तो इसका मुझे भूल गया इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में आएंगे या रिंग में बाहर, हाँ जी है ना, क्योंकि क्या होगा बेंजीन पे अगर एटम हटाया जाए विच कैरीज लोन पेयर, जिस पे क्या था लोन पेयर, वो लोन पेयर पक्का कहाँ पे आएंगे रिंग में। अगर रिंग में आएंगे तो ये पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज देखना बाकी का लेक्चर ना हमारा काफ़ी रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में ज़्यादा है। तो ये और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास चार्ज नेगेटिव। अब ए स्टूडेंट क्या करता है खन्ना से 5वां स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मुझे ना रीजनिंग का क्वेश्चन करना था, मेरे पेपर में ये क्वेश्चन ही था ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोरीज। जब रीजनिंग का करना है तो मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बस आगे ETC लिखकर छोड़ दिया, तो मुझे पता था आगे सारा कंसेप्ट सेम है। ये ऐसे ना पेपर में थोड़ा सा साल में टाइम सेव करो, जब मैंने क्या रखा है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब सारे ड्रॉ करने की जरूरत है, नहीं तो जब रीजनिंग की आ जाए कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बस अपना काम चल जाएगा उससे। अब हेलोकेस ने कौन सी रिएक्शन प्रेफर की थी NSR, तो पेपर में पहला कॉमन क्वेश्चन आता है विच प्रेफर्स NSR रिएक्शन इजीली। अगर तो मैंने वर्ड बोला विच प्रेफर्स NSR रिएक्शंस इजीली, अल्काइल हैलाइड्स और क्या था एराइल हैलाइड्स, विच विल अंडरगो आवर NSR रिएक्शंस इजीली। ये पेपर में रीजनिंग डाल दी NSR। तो मुझे ना यहाँ पे तुम लोग बताओ कौन इजीली अंडरगो करेगा। चलो गुड, करना तो इसलिए ही था हेलोकेस ने, तो दैट इज दीस विल अंडरगो आवर NSR रिएक्शन इजीली। अब श्रेया को रीजन ट्राई करना है। हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा अगर पाई बॉन्ड के बेस पे एडिशन सोच रहे हो, मैं तो बेंजीन रिंग पे कर रहा हूँ, इधर तो कर ही नहीं रहा। हम लोग तो डबल बॉन्ड पे एडिशन ही नहीं कर रहे, हम लोग तो एडिशन कहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने NSR लिखा है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन का तो कंसेप्ट ही नहीं पकड़ा, इसलिए ये तो नहीं, कोई और सोचो। हाँ जी NSR में भी RX का बॉन्ड तो टूटना ही टूटना है, बॉन्ड तो टूटना है ना, तो जब बॉन्ड टूटना है इस कार्बन की हाइड्रेशन क्या है sp3, इस कार्बन की sp2, तो sp3 की बॉन्ड लेंथ बड़ी, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी थी तो वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो पहला रीजन तो लिखना आसान हो गया, स्ट्रक्चर लिखते सिंस इन अल्काइल हैलाइड्स कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इन हेलोरीज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, टू ब्रेक sp3 वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहला रीजन तो ये मिल गया।
अब जो आपने डबल बॉन्ड का कंसेप्ट पकड़ा था, अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। उसमें मैं एडिशन नहीं कर रहा, इस बॉन्ड को क्या करना था, तोड़कर नया लाना था। तो सिंस ड्यू टू sp3 दिस एक्वायर्स सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और इसने क्या किया, sp2 के बेस पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा। तो क्या आ गया, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स कार्बन Cl acquires double bond character, acquires double bond character। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसे ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर मोर एनर्जी। दो फैक्टर्स तो आ गए, क्लियर। अब देखो पहला लेक्चर जो लिया था आपके साथ, उसी का यूज आ रहा है कि नहीं, या तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, उसी के बेस पर रीजनिंग आ गई। दो रीजन तो ये आ गए। तीसरा जो स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या था, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। अगर रिपेल करेंगे एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी, कम। तो क्या था, सिंस न्यूक्लियोफाइल एंड aryl halides are electron rich, since न्यूक्लियोफाइल पे भी चार्ज क्या था, नेगेटिव, और एराइल हैलाइड पे भी क्या चार्ज आ रहा था मेरे पास, नेगेटिव। तो क्या था, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी decreases, ये RF का ध्यान रखना, बड़ी बार लिखूंगा, RF रिपल्सिव और AF लिख दिया तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए आ जाएगा। अब बताओ, तीन रीजन तो क्लियर हुए, था भी रट्टा लगाने की जरूरत, सिंपल बस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पर कैसे कंसेप्ट था। अब लास्ट में, अभी आपने कहा था ना श्रेया, बॉन्ड को तो तोड़ना है ना। जब यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब यहाँ पर भी बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर। अब तुम लोग, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है या इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, एक मिनट ना मुझे यहाँ पे रोकता गया खन्ना सर, रेजोनेंस के बेस पे। देखो रेजोनेंस पे तो गया बाद में, रेजोनेंस से पहले जो कंसेप्ट यूज में आ गया, यहाँ पे कार्बन क्या था, sp3। अगर sp3 है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था, कम, सो दिस कैन बेयर पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इजीली। और ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज आ गया, sp2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इट विल नेवर प्रेफर टू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो क्या था रीजन, दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल केटाइन, this gives us formation of phenyl cation which is least stable। आपको नोट्स में भी ना नेक्स्ट बार दे दूंगा इसके नोट्स, तो नोट्स में भी मैंने ये चारों पॉइंट्स ऐसे ही इकट्ठे दे रखे। पहला देखो, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये sp3, ये sp2। तो sp3 की बॉन्ड लेंथ क्या थी, बड़ी, वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास sp2 होने के कारण डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा। ये दो पॉइंट्स तो हो गए आसान। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल पे भी चार्ज क्या था, नेगेटिव, बेंजीन रिंग पे भी चार्ज क्या था, नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ, हर रिएक्शन में बॉन्ड तो तोड़ना ही है। अगर बॉन्ड तोड़ा तो ये कार्बन क्या था, sp3 एंड दिस कार्बन वाज sp2 एंड ये कार्बन क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल नेवर प्रेफर टू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, दैट्स व्हाई फिनाइल केटाइन इज लीस्ट स्टेबल। क्लियर। इसे देखो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया क्या था, मैंने ये नहीं कहा था हैलोजेंस कैन नॉट अंडरगो, मैंने आपको पूछा था विच आउट ऑफ दीज टू कैन अंडरगो आवर NSR रिएक्शन इजीली। CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्लियर। तो कौन NSR इजीली अंडरगो करेगा, आवर एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो NSR रिएक्शंस इजीली, क्लियर। अब देखो, मैंने आपके साथ ना हैलोजेंस की रिएक्शन स्टार्ट करनी है, तो तुम लोग थोड़ा सोचकर आंसर दो। हैलोजेंस कैन अंडरगो, देखो मैं वर्डिंग जो बोल रहा था, हैलोजेंस कैन अंडरगो NSR रिएक्शंस। ये NSR रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं, पर कैसे, अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
जब भी हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करेंगे देन आवर हैलोजेंस कैन आल्सो अंडरगो एनएसआर रिएक्शन। अब तुम लोग बताओगे मैंने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्यों लिखा है, थोड़ा तो बुक्स में नहीं दिया, ये तो जस्ट ताकि तुम्हारे दिमाग में लॉजिक बैठ जाए क्यों मैंने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा तोड़ना होगा, सिंगल, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा तोड़ना, डबल। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग हाई टेम्परेचर। ये मुझसे ना एक बार तुम बच्चे को देखो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, फायरिंग बहुत कम करते हो, कई बार स्टूडेंट मिलते हो ऐसी ऐसी फायरिंग करते करना सर क्यों, मैं तो नहीं करता हाई टेम्परेचर। तब फिर मैंने उसको कहा भाई मेरे हाई टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए ज़्यादा, वो हाई टेम्परेचर तो मान गया। अब प्रेशर, प्रेशर क्यों हाई रखा है, बेंजीन पे चार्ज किया था नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज किया नेगेटिव, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा दोनों क्या करेंगे, रिपेल, अगर रिपेल करेंगे मुझे सिस्टम को प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, क्लियर, कि अगर मैं सिस्टम को प्रेशराइज कर दूँ देन वी कैन मेक दिस रिएक्शन अकर। तो पता है क्या, मैंने अब आपके साथ 3-4 रिएक्शन लिखने हैं, उन 3-4 रिएक्शन को रट्टा नहीं लगाना, कंडीशंस को, हमें कंडीशंस का कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लियर। तो क्या था, आवर हैलोजेंस कैन अंडरगो एनएसआर रिएक्शन बट अंडर कंडीशंस, क्या था, वी विल हैव टू कीप हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देन दीज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, क्लियर। तुम में से किसी को अगर मेरे साथ थोड़ा सा लॉजिक और आगे जाए, लिंक पे चार्ज क्या आ रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, ऑर्थो और पैरा में। तो देखो प्रेशर जो हाई था, प्रेशर हाई था, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर दूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर दूँ तो नेगेटिव चार्ज को रिंग से क्या ले जाएगा बाहर, अगर वो नेगेटिव चार्ज को रिंग से ले गया बाहर तो मैं प्रेशर की कंडीशन को तो ख़त्म कर सकता था कि नहीं, क्योंकि अगर मेरा नेगेटिव चार्ज रिंग से बाहर चला गया तब क्या था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान नहीं हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूँगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पूरी 11th और 12th में जो सबसे आसान है वो कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ले आया ऑर्थो पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज को रिंग से क्या कर देगा बाहर, अगर नेगेटिव चार्ज को रिंग से किया बाहर तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कितनी बार आ रखा है, सीबीएसई में जो आएगा एल्काइल हैलाइड और हैलोजेंस को डिफरेंशिएट करो विच प्रेफर्स टू अंडरगो एनएसआर। कॉम्पिटिशन या इवन सीबीएसई में आपको हैलोजेंस दे दूँगा 3-4, आपको अरेंज करने आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर अटैकिंग रिएजेंट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ले आया तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर, दैट मीन्स आवर एनएसआर रिएक्शन गेट्स फैसिलिटेटेड। तो देखो 1 पे लाऊं, 2 पे ले आया, अगर तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप ले आया तीनों पे तो नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल ही रिंग से बाहर कर दिया, देन आवर रिएक्शन कैन इवन टेक प्लेस विद वार्म वाटर, फिर सिंपल गर्म पानी के साथ भी हमारी रिएक्शन फिजिबल है। तो अब ना मैंने आपके साथ 4 रिएक्शन लिखने हैं, तो जैसे लिखना शुरू करते हो तुम बच्चे करना सर ये टेम्परेचर प्रेशर कौन याद रखेगा, टेम्परेचर प्रेशर मुझे भी नहीं याद रखना है, वो तो मैं आपको मेंशन करूंगा हाउ दिस टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग या व्हाई दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज गेटिंग डिक्रीज, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आए। पहला देखो लॉजिक तो क्लियर हुआ, हैलोजेंस कैन अंडरगो एनएसआर रिएक्शन, पर कब था, अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो पकड़े इनकी 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन में, और उन 4 रिएक्शन के बेस पे ना देखना फिर आगे का लेक्चर इन सबकी मैकेनिज्म में जाएगा हमारे पास। तो अब मेरे पास हैलोजेन केस के बाद ये रीजनिंग क्लियर हुई कि नहीं, चारों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स क्लियर है। अब मेरे पास सेकंड आ गया, अब आ गया एनएसआर रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने लिखी, मेरे पास क्या था, बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर फर्स्ट इसे ट्रीट किससे कर दिया, विद एक्वस, या इसे ट्रीट कर दिया फर्स्ट विद NaOH, और सेकंड स्टेप में ट्रीट किससे कर दिया, विद कंसंट्रेटेड एसिड NaOH और HCl। मैंने फर्स्ट में कंडीशन क्या रखी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर रख दिया अप्रॉक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेयर। ये फर्स्ट जब मैंने क्लोरीनेशन की इसलिए आपको कहा था ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 623, और इधर क्या रख दिया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एज मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट उनका करना सर लॉजिक क्या था यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन फिर रिपीट होगी फिनोल की फॉर्मेशन में। हुआ क्या, Cl साथ में क्या था NaOH, H और Cl बाहर, H और Cl बाहर। तो पहली स्टेज में हेयर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिंग पे क्या आ गया O नेगेटिव और Na प्लस। नेक्स्ट स्टेप में किससे कर रहा हूँ, कंसनट्रेटेड HCl, जब साथ में आया कंसनट्रेटेड HCl Na और Cl बाहर तो H ग्रुप ऐड हो गया, so we get formation of phenol as our major product। क्लियर हुआ कैसे, जब करेंगे ना फिनोल में तब इस रिएक्शन को नाम दे देंगे, दिस इज नोन एज आवर डॉस प्रोसेस। ये डॉस प्रोसेस था पर अभी नाम नहीं दे रहा, वो फिनोल में देंगे जहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा। तो ये पहला में आ गया रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन में मैंने क्या किया, फिर क्लोरोबेंजीन, इसको मुझे लिखने दे क्लोरोबेंजीन। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ग्रुप कर दिया NO2, फिर मैंने यही रिएक्शंस की, फर्स्ट NaOH, सेकेंड रिएक्शन किसके साथ विद कंसनट्रेटेड HCl। इस वक्त ये जो रिएक्शन था दिस गेट्स प्रेसिपिटेटेड एट टेम्परेचर 448 केल्विन, 448 केल्विन। दिस टाइम वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर भी क्या आ गया OH। एक बार मुझे ना रिएक्शन लिखने देना फिर इनके कंसेप्ट पकड़ते हैं। इस बार NaOH और क्या था कंसनट्रेटेड HCl, दिस टाइम रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 448 केल्विन, तो यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप में मैंने अब क्या किया, Cl, एक NO2 ग्रुप यहाँ पर और एक NO2 ग्रुप ले आया इधर। अब फिर यही रिएक्शंस किए, फर्स्ट विद NaOH, सेकेंड रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HCl। इस बार बताओ टेम्परेचर बढ़ा दूँ या कम करूँ या ऐसे ही छोड़ दूँ, है ना। इस बार स्लाइटली मोर लोअर, तो इस बार क्या आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 368 केल्विन। हियर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ OH और यहाँ पर मेरे पास NO2 और यहाँ पर भी क्या आ गया NO2, सेकेंड प्रोडक्ट। और लास्ट सेक्शन फोर्थ में अब मैंने यहाँ पर Cl, एक NO2, यहाँ पर सेकेंड NO2 और यहाँ पर थर्ड NO2। क्लियर। अब फिर इसकी रिएक्शन की, इस बार मैंने क्या किया, रिएक्शन जस्ट विद वार्म वाटर। इस बार रिएक्शन किससे फिजिबल होगी, सिर्फ इसलिए ना मैं वार्म वाटर को बड़ी बार 2-3 जगह आएगी तो गर्म पानी बोल देता हूँ, किसी तरीके तो मैं बस दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे इवन वार्म वाटर गर्म पानी से रिएक्शन कर दी। अगर वार्म वाटर से करता है, वार्म वाटर क्या देता है HOH, तो क्या हो जाएगा बाहर H और Cl बाहर, OH ग्रुप आकर हो गया ऐड। यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट वी गेट फॉर्मेशन ऑफ OH, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर और एक NO2 आ गया इधर। ये पढ़ा जाएगा, O2 लिखा तो लास्ट लिख लेना NO2। ये अब यहाँ पे ना ये जो था ये आपको 11th क्लास में भी कराता था, जब वो आपको बेंजीन के ना फॉर्मूले कराए थे। तब इसको याद है किसी को क्या नाम देते थे, या ऐसा करो तुम लोग पहले मुझे ये जो कंपाउंड लिखा है इसका नाम बताओगे कोई, इसका नाम क्या होगा, ये जो पहला लिखा है। हाँ जी, ये तो आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो NO2 किस पे है, सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे। तो इसका बड़ा सा नाम मेरे पास क्या आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्योंकि देखो फर्स्ट पोजीशन ये था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन आ गया। अब इसका नाम तो बोल दोगे साथ ही ट्राई नाइट्रो, साथ में क्या आ गया फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और इसको ना एक कॉमन नेम दे रखा है, कॉमन नेम क्या दे रखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आवर पिक्रिक एसिड। ये तुम्हारे CBSE और कॉम्पिटिशन में सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, कौन सा COH, स्टिल दिस वाज एक्टिंग एज मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। ये हमारे पास ऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये तुम्हारे कंपटीशन में बड़ी बार आ रखा है, एसिड विच इज नॉट हैविंग फंक्शन ग्रुप स्टिल मैक्सिमम एसिडिक। ये आपको 11th क्लास से करा रहा था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, इसको कॉमन नेम क्या दे दिया पिक्रिक एसिड।
ये आगे देखना मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट भी आया किसका, फिनोल, क्योंकि इसके कलर है प्रेसिडेंट का येलो। मुझे याद है ये क्रिस्टल तो ना हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी में बनाए थे, येलो कलर प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पिक्निक एसिड होता है हाईली बिटर इन टेस्ट था, क्लियर। उसको जाके यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर किया था हम लोगों ने पिक्निक एसिड, क्लियर। तो अब तुम लोग थोड़ा देखो, कोई सोच रहा था इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा, किसी के आ रहा है दिमाग में? इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा मैंने, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहा। इसमें एक नाइट्रो था, इसमें दो नाइट्रो थे, इसमें कितने नाइट्रो ग्रुप आ गए? 3। तो मैंने इसे क्यों कहा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? जब एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़नी थी तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा? H। अगर H बाहर गया O पे चार्ज नेगेटिव, अगर O पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएंगे या रिंग से बाहर? रिंग में। रिंग में गए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे, तीनों में मैंने कौन सा ग्रुप कर दिया? नाइट्रो। दैट मीन नेगेटिव चार्ज सारा का सारा रिंग से क्या कर दिया? बाहर। देखो ये उस स्टूडेंट के लिए कह रहा था इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुश्किल लगेंगे, उसको कहता हूँ अगर मेरा जैसा कोई स्टूडेंट है तो नजर नहीं बनते रेजोनेटिंग, एटलीस्ट वर्डिंग के कंसेप्ट तो क्लियर है कि यहाँ पर O पे चार्ज क्या था? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? रिंग में। तो नाउ नाइट्रो ग्रुप वाज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो नेगेटिव चार्ज गेट्स डिस्पर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंट। और जितना मैं नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करूँगा, रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी वाज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दिस वाज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये अब देखो तुम स्टूडेंट्स ने, ये तो था एसिडिक सेल के बेस पे, तुम लोग सोचकर आंसर देखो। मैंने जब Cl के साथ किया रिएक्शन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर किया, जैसे मैंने एक नाइट्रो ग्रुप अटैच किया, देखा प्रेशर का तो रोल ही खत्म हो गया, है ना। तो मेरे सर कहते थे तुम्हें ये टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को लॉजिक याद रखना है। अगर कहीं पेपर में भूल गया तो यहाँ पे लिख दो हाई टेम्परेचर, इसमें स्लाइटली लोअर, इसमें क्या था इससे भी स्लाइटली लोअर चला गया, तो दैट मीन रिएक्शन गेट्स फैसिलिटेटेड इजीली। तो जैसे मैंने एक नाइट्रो ग्रुप किया, देखा प्रेशर का रोल खत्म, रिएक्शन कहाँ पे फिजिबल होगी? एट 448। जैसे मैंने दो नाइट्रो ग्रुप किए, कहाँ पे किए? ऑर्थो पोजीशन और पैरा, दिस रिएक्शन गेट्स फैसिलिटेटेड एट स्टिल मोर लोअर टेम्परेचर। और जब मैंने तीनों जगह नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, नाउ रिएक्शन वाज गेटिंग फैसिलिटेटेड इवन विद वार्म वाटर, सिर्फ गर्म पानी से रिएक्शन हो गया। अब तुम में से कोई रीज़न देगा पहले में रिएक्शन स्लो था और लास्ट में रिएक्शन क्या आ गई? फास्ट, क्यों? क्या रीज़न स्ट्राइक करता है? हाँ जी, फ्लोरीन बाहर जा रहा है, OH नेगेटिव ग्रुप में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज रिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर, अगर नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पर दो नाइट्रो कर रहे हैं, यहाँ पर कितने नाइट्रो बाहर कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को रिंग से? 3। अगर 3 कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि रिपल्शन सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी क्या थी? मैक्सिमम। तो देखो मुझे अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना भी ड्रॉ करना है, मैं सिंपल वर्डिंग कर सकता था, सिंस नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और एट पैरा पोजीशन, सो this facilitates the attack of our nucleophile because maximum dispersal of negative charge takes place, that's why stability increases, clear। अब तो मुझे किसी ने ध्यान दिया मैंने कहाँ रखा है नाइट्रो? ऑर्थो और पैरा, मेटा में क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेटा में क्या था? आता नहीं था, क्या नहीं आता था, जो भूल गया मुझे, वो नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता था? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं था। मैं तो बच्चों को ना ये बड़े लॉजिक देता हूँ याद रखने के, जैसे देखो यहाँ पर था ऑर्थो और पैरा, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे कर देता, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं आ रहा, तो इसका यूज ही क्या है ना। नाइट्रो ग्रुप तो वहाँ पर लेकर आए जहाँ पर वो क्या ला रहा है? नेगेटिव चार्ज, ताकि कभी रिंग से बाहर करेंगे। ये एक जनरल सा कंसेप्ट, क्लियर। तो CBSE में अब देखो जब कंपटीशन में रिएक्शन तो मैंने अभी लिख दिए, पहले बताओ रिएक्शन तो सबको क्लियर है? क्लियर है। तो अब पेपर में मैंने आपको पता क्या किया, ये खुद ऑर्डर दे दिया, 4th, 3rd, 2nd और 1st ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे दिया? NSR, क्लियर, NSR के बेस पे। अब तुम लोग बताओ ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी दिया या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो
क्योंकि फोर्थ में तो रिएक्शन किससे फिजिबल थी, इवन विद वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन फिजिबल थी। पर पहले के लिए मुझे क्या था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लाना पड़ रहा है। तो पहले के साथ रिएक्टिविटी क्या थी सबसे ज़्यादा, और फर्स्ट वाले के साथ रिएक्टिविटी क्या थी सबसे कम। ये तुम्हारे कंपटीशन और सीबीएसई का नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है। अगर मैंने रीजनिंग का नहीं डालना तो मैं ऐसे डाल दूंगा, इन सबको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्या था, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तुम लोग कंपटीशन के पेपर उठाओगे ना 4-5 साल के, 2-3 साल से हर बार हो रहा है, या तो SN1 SN2 या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हेलो रिंग्स फॉर NSR, इनके रिएक्शंस को अरेंज करना आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट चारों रिएक्शंस तो क्लियर हुए सबको। और अगर ये टेम्परेचर प्रेशर ना भी याद रहे, लॉजिक तो क्लियर हो गया। तो अगर नहीं याद रहता कोई ज़रूरी नहीं है, तो तुम लोग वर्डिंग लिखते जाओ। वर्डिंग क्या है, पहले में वी हैव टू कीप मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर, नेक्स्ट रिएक्शन वी कैन डिक्रीज आवर टेम्परेचर स्लाइटली, थर्ड टेम्परेचर रिएक्शन गेट्स फैसिलिटेटेड एट स्टिल फर्दर लोअर टेम्परेचर, और थर्ड में जाते रिएक्शन गेट्स फिजिबल इवन विद आवर वार्म वाटर। करके सारी रिएक्शन लिख सकते हैं। अब बताओ एटलीस्ट यहाँ तक करते हुए NSR रिएक्शंस के लॉजिक तो क्लियर हुए। क्योंकि इसमें देख जब नेगेटिव चार्ज तीनों में आ रहा है ना, तीनों में नाइट्रो ग्रुप कर दिया, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर कर देंगे। तो इसमें रिपल्शन सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। देखो कंपटीशन में तो ऐसे काम चल गया, पर अब CBSE में हमें ये सारा शो करना पड़ेगा ऑन द बेसिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब मैंने आपको कहा ना 9-10 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने रेजोनेंस के, पर एक बार अगर लॉजिक क्लियर हो गया ना, बाकी के स्ट्रक्चर सारे तुम लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो। करें अब स्टार्ट। पहले बताओ सबको हेलो इसके लॉजिक्स तो क्लियर हुए रिएक्शन के, दैट दीज डू नॉट प्रेफर टू अंडरगो NSR रिएक्शन इजीली। क्यों? वो 4 रीजंस आ गए। पर मैं इनको फैसिलिटेट कर सकता था, कैसे? बस ग्रुप्स अटैच कर दूँ विच कैन रिमूव आवर नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रिंग आउट। जो नेगेटिव चार्ज को रिंग से क्या कर देंगे बाहर, तो अपने आप स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या हम लोग पेपर में डालेंगे आपको, गिव सुटेबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शंस व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। कि नाइट्रो ग्रुप बैठा है ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे। और रीजन क्या डाल दूंगा, व्हाई नाइट्रो ग्रुप एट मेटा डज नॉट फैसिलिटेट आवर NSR रिएक्शन। कि मेटा पोजीशन में वो कभी भी इसे फैसिलिटेट नहीं करेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है CBSE में, और कंपटीशन में आएगा अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। करें अब इनको लॉजिक के बेस में। अभी इसलिए बस नेचुरल जब आप कहते थे ना, मैंने इसलिए रोका था, है ना सर, NaCl बनेगा या क्या, तो मैकेनिज्म में क्लियर होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नहीं तो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन होगा नहीं, हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट कैसे आ रहा है। क्लियर? तो करिए अब इसके मैकेनिज्म के बेस पे स्टार्ट। ये मेरे साथ स्ट्रक्चर ड्रॉप करते जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पेपर का। अब मैंने फर्स्ट सेक्शन याद है कौन सा पकड़ा था आपके साथ, क्लोरीन, Cl, यहाँ पर कौन सा ग्रुप था, NO2। क्लियर? इसका अटैक अब मैंने यहाँ पर किसके साथ कर दिया, विद OH नेगेटिव। याद है पहले रिएक्शन किसके साथ लिखा था, NaOH। तो NaOH मुझे न्यूक्लियोफाइल क्या दे रहा था, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन किया, तो यहाँ पर अब इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता था। तो देखो पॉसिबिलिटीज अगर प्रिडिक्ट करें, यहाँ पर क्या था, OH ग्रुप यहीं पे जाके अटैक करेगा, Cl को बाहर करना था, है ना। अगर यहाँ पे जाएगा तो ये मेरे पास पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इस पोजीशन पर। तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मेरे पास आया, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर मेरे पास क्या था, Cl। अब साथ में कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, OH। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप बैठा था मेरे पास, NO2। और यहाँ पर चार्ज क्या था, नेगेटिव। क्लियर? अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर। याद है, इसलिए आपके साथ 2 लेक्चर टाइम खराब नहीं किया था, किए थे प्लस आर और माइनस आर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उन्हीं के यूज के बेस पे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ना मैं इसलिए छोटे छोटे बना रहा था कि मुझे तीनों स्ट्रक्चर एक ही बार बोर्ड पे चाहिए थे रीजनिंग के क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या था, Cl, यहाँ पर क्या था, OH, यहाँ पर क्या था, NO2। इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया,
डबल बॉन्ड नहीं आएगा फिर नेगेटिव। हाँ जी, तो यही तो क्लियर आ गया ये स्ट्रक्चर। अगर ये आ गया तो अब मुझे ना नेक्स्ट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, कौन ट्रांसफर कराएगा ड्रॉ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर चला जाएगा, है ना, और ये भी करेगा मूव। इसके बेस पे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस Cl को इस OH को डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर क्या था NO2 क्लियर। अब बाकी तुम लोग कंप्लीट करा दो, मुझे नहीं आ रहा। इस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, ये पेयर शिफ्ट और नेगेटिव चार्ज। अभी तो देखा हर बार कितने स्ट्रक्चर आते थे, 5-5। इस बार पहली बार है हमारे पास 11th क्लास से जब से स्टार्ट किया रेजोनेटिंग, सिर्फ 3 से काम बन गया। फिर अगर ये 3 से काम बन गया, यहाँ पर अब तीनों 3 लाइन ड्रॉ करके एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कर सकता था। एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ना तुम में से किसी ने क्या किया, मुझे यहाँ पर अभी तुम लोग मत ड्रॉ करना, Cl और OH, यहाँ पर क्या था NO2, उसने मुझे क्या करना सर ऐसे कर दो, ये सब है ना। क्यों? क्योंकि ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेकर कहाँ तक घुमाया, अब तो दिस कार्बन ऊपर वाले पर तो गया ही नहीं, जब मैं यहाँ पर क्या था, अब ऐसे नहीं, यहाँ पर मुझे शो करना पड़ेगा इसे हेमिस्फेरिकल करके। क्यों? क्योंकि इस बार नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन पे नहीं है, दैट वाज फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। ये एक मिनट जैसे अभी तक प्रांशु, अब पूरा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करें तो पूरा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या था Cl, यहाँ पर क्या था OH, यहाँ पर क्या था NO2 नेगेटिव, ये थे क्लियर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, ये Cl बाहर जाएगा, Cl बाहर गया तो रिंग पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस आ जाएगा फिर पुरानी पोजीशन पर। अगर पुराने पोजीशन पे आ गया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, क्या आ गया मेरे पास OH, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया NO2। हो गया पूरा रिएक्शन कंप्लीट, हो गया पूरा रिएक्शन कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ये देख लास्ट में बस मैंने क्या किया, यहाँ से Cl ने बाहर जाना था, जब Cl बाहर गया देखा मैं इलेक्ट्रॉन पेयर साथ भेज रहा था इसके, तो रिंग पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर चार्ज क्या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बॉन्ड बना देंगे तो मेरा तो पाई बॉन्ड वापस आ गया अपनी पोजीशन पे। वी गेट NSR सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH नेगेटिव को अटैक भी करा दिया और एक नाइट्रो ग्रुप कर दिया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थोड़ा सा सोचकर आंसर दोगे, जो CBSE या CBSE में दोनों कॉम्पिटिशन में डाल सकता हूँ। ये 3 स्ट्रक्चर घूम रहे हैं, तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पास लग रही है, तीनों में से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल लग रहा है? सेकंड। क्यों? क्यों? वो नेगेटिव चार्ज किसको रिपेल कर रही है ये तो बताओ। रिपल्शन किसी के कंपैरिजन में आएगी? हाँ देखो, मुझे तो तू जहाँ कहेगा देख लूँगा। ये नेगेटिव चार्ज तो रिपल्शन अकेला है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर मुझे कोई तो बता देगा नेगेटिव चार्ज इधर कौन सा ग्रुप अटैच किया है, यहीं पे NO2। अगर नेगेटिव चार्ज पे नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिंग से बाहर। अगर रिंग से बाहर कर रहे हैं तो OH का अटैक उतना फैसिलिटेट नहीं हो रहा था। दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे ज़्यादा है। ये मैं ना भी बड़ा एग्जांपल देता हूँ, कॉमन। वो आज दे नहीं रहा क्योंकि एक बैठा है, उसके पापा पुलिस में ही है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ना एग्जांपल तो नहीं, तो मैं कॉमन जनरल बात कर रहा हूँ। इसके पापा की या किसी की बात नहीं कर रहा, जनरल। तो क्या होता है, देखो नाका लगाते हैं पुलिस वाले, नाका में जो चेक पॉइंट लगाते हैं, तो चेक पॉइंट क्या तुम बच्चों को ही पकड़ना था, तो लाइसेंस हो नहीं तुम्हारे पास, है ना। बाइक भी चला रहे हो, गाड़ियाँ भी चला रहे हो, और चला भी हमारे से बड़ी अच्छी रहे हो, है ना। तो तुम बच्चों को पकड़ना है तो क्या चेक पॉइंट यही लगाएंगे 14 और 15 में, वो जाके लगा के बैठ गए हाईवे पे, तो हाईवे पे तुम बच्चों को तो मिलना नहीं, क्लियर। तो अगर तुम बच्चों को पकड़ना है तो उन्हें चेक पोस्ट यहीं पर रखनी पड़ेगी। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज इधर था,
इधर था, तो चेक पोस्ट यहाँ पे मैंने किया नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दिया। तो जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ाऊंगा ये नेगेटिव चार्ज को रिंग से बाहर कर देगा, तो दैट मीन्स दिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वाज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव है वहीं पे नाइट्रो ग्रुप था, तो नेगेटिव चार्ज को रिंग से कर देगा बाहर, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। हुआ क्लियर अब रीज़न? अगर ये क्लियर है, ऐसे ही अब सेकंड स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करना मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, Cl। इस बार मैंने नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे कर दिया, पैरा पोजीशन पे। क्लियर? अब फिर इस पे अटैक दिखा दिया किसका, OH नेगेटिव। अब बनाओ के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाए। हाँ जी, ये OH नेगेटिव फिर यहाँ पर जाके अटैक करेगा। अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। अगर यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या आ गया, OH। इस बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ना इस बॉन्ड को डिस्टर्ब किया, ना इस NO2 को। यहाँ पे चार्ज बन गया फर्स्ट रेजोनेटिव। अगर ये फर्स्ट आ गया, अब सेकंड शिफ्ट करें फिर इसे। अगर शिफ्ट किया ये पेयर इधर, तो ये पेयर इधर आ जाएगा। अगर इधर आ गया तो मेरे पास यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या था, OH इधर और इधर। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, NO2। चार्ज क्या था, नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को इधर और इसे फिर ऊपर। तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Cl, इधर क्या आ गया, OH। बन गए फिर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर वही 3 लाइंस, Cl, यहाँ पर क्या था, OH। ये इस बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4th, 5th और 6th। अब तो मैं क्या साथ ही बता दोगे, तीनों में से सबसे स्टेबल आ गया फिर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाज ऑन द सेम कार्बन व्हिच कैरीज आवर नाइट्रो ग्रुप, तो ये करेगा नाइट्रो ग्रुप रिंग से बाहर। क्लियर? अब देखो लास्ट स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना रहेगा, कहता था ना 9 स्ट्रक्चर्स आएंगे यार। तो यहाँ पर Cl, अब नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर रह गया। अटैक किसका दिखाना था, OH नेगेटिव। अब अभी मैं अगर स्टार्ट कर रहा था, किसी को साल लॉजिक क्लियर हो रहे थे, एक लोग क्या कहता करना सर ना ड्रॉ करो, फायदा क्या है, क्योंकि इस बार नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आना ही नहीं। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है हमारे पास, इस पोजीशन पे भी आता है, इस पे भी आता है। पर देखो कंपटीशन में तो काम चल गया, CBSE में तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके शो करना पड़ेगा। क्लियर? और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा फैसिलिटेट्स आवर NSR रिएक्शन बट नॉट एट आवर मेटा पोजीशन। मेटा पे ये फैसिलिटेट करते ही नहीं। पता क्या, मैं सबको कहता हूँ, मैंने NCERT की बुक कभी प्रेफर नहीं की, पर एटलीस्ट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने करनी है, मैकेनिज्म्स या ऐसे रिएक्शंस के कंसेप्ट जहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तब तुम लोग NCERT की बुक पकड़ना। पता क्यों? इवन प्रदीप में कलर्ड नहीं है, उसने क्या किया, NCERT बुक में ये सबसे अच्छा मुझे लगा, उसने चारों चैप्टर्स ऑर्गेनिक है ना, जहाँ पर ये मैकेनिज्म्स है, उन्होंने कलर पिक्चर्स दे रखी है। तो कलर पिक्चर्स ना दिमाग में जल्दी बैठ जाता है कि वहाँ पे तुम लोग क्या देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने ग्रीन कलर दिखा रखा है। ये ग्रीन कलर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन क्या करके मैच, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। ये तो क्या होगा, जब यहाँ पे ग्रीन कलर घूमेगा, इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कलर आया ही नहीं, तो हमें नाइट्रो नेगेटिव नेगेटिव मैच नहीं किए, तो स्टेबिलिटी। इसलिए मुझे ना सिर्फ NCERT की बुक मैकेनिज्म्स के लिए अच्छी लगती है, तो चलो मैकेनिज्म्स का कंसेप्ट उसमें ठीक दे रखा है। क्लियर? तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कराओ, मुझे नहीं आता। हाँ जी, क्या करूँ, इसे इधर, ये इधर, तो पहला डायग्राम क्या बन जाएगा, Cl, यहाँ पर क्या था, OH, इसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसे डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर कौन सा था, NO2 ग्रुप, तो आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ये पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो मेरे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Cl, यहाँ पर क्या था, OH। देखो एक स्टूडेंट तो पेपर में मेरे इसी स्ट्रक्चर से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बुक्स में तो ना आपके यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी दे रखा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या, ये पेयर इधर और ये पेयर इधर,
Cl, यहाँ पर आ गया OH। आपकी बुक्स में तो ये डायग्राम दे दिया, पर मेरा हर साल जो स्टूडेंट मिलता है ना तो कहता करना सर इसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं किया, एक का तो टाइम सेव करा दो हमारा, क्योंकि मेरा इन्हीं दो से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इज नॉट कमिंग ऑन द कार्बन विच कैरीज नाइट्रो ग्रुप, मुझे यही तो चाहिए यहाँ पे रीजनिंग क्लियर। तो बुक में भी दे रखी है इसलिए मैंने भी ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सा आ गया 7, 8 और 9। यहाँ पर भी अगर 3 लाइन ड्रॉ कर दूँ तो हमारे पास Cl, यहाँ पर क्या था OH क्लियर। अब एक मिनट मुझे ना यहाँ पर रोक देता है, वो क्या कहता है खन्ना सर ऊपर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इधर भी कितने रेजोनेटिंग बने 3। कहता है खन्ना सर आप तो थंब रूल देते थे, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पर तो 3 स्ट्रक्चर है, तीनों की स्टेबिलिटी इक्वल, मैं तो पेपर में तीनों की रिएक्टिविटी सेम लिखूंगा क्लियर। तो जब वो ऐसा लेगा उसको क्या कह सकता हूँ मैं, ये देखो तीनों में से ऊपर वाले तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था फर्स्ट, इसमें कौन सा स्टेबल था ज़्यादा ये। तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज कर गया। इनमें है तो स्टेबल 7th 8th 9th में कोई भी नहीं है ना, पर इन दोनों में एक एक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था। दैट मेक्स आवर रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एट पैरा फैसिलिटेट्स आवर NSR रिएक्शन बट नॉट एट आवर मेटा पोजीशन। मेटा पे इसने फैसिलिटेट किया ही नहीं। और इसलिए देखना मैं भी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता हूँ, और तुम में से 3-4 स्टूडेंट है जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बाकी ऐसी ऐसी कहानियाँ लिख देंगे या छोड़ ही देते हैं करना सर ये नहीं आता हमें क्लियर। और बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहेगा पेपर्स में। अभी देखो जिसके ऑर्गेनिक आनी है सितंबर में है ना, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एनुअल कैसे क्लियर। अब बताओ सबको क्लियर हुए रिएक्शंस तो, अब बना लो एक बार स्ट्रक्चर सारे क्लियर है या कोई डाउट आ रहा है? हाँ जी पक्का। सिर्फ ये कर दूँ डायग्राम इधर का बस ना, पेपर में क्या है इसके साथ रीजनिंग का क्वेश्चन भी आ रखा है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब पेपर में ना थोड़ा सोच कर आंसर देना। मैंने इस बार आपको ये करिए स्ट्रक्चर ड्रॉ सबने अभी कर दो आप। ये ना ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे कैसे कैसे थे। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ड्रॉ कर रखे बाकी उतनी सोचो कि मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर दिए क्लियर, और पेपर में आ रखा क्वेश्चन सबको अरेंज करना है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कर दो ना? हाँ जी बना लिया सबने, कोई रहता तो नहीं। आपको नेक्स्ट टाइम नोट्स होगा ना, नोट्स में मैंने एक ही पेज पे तीनों स्ट्रक्चर एक ही पेज पे दे रखे हैं आपको, ताकि दिमाग में बैठ जाए तीनों के कंसेप्ट क्या है। हाँ जी बना लिया सबने। मुझे तो ये अब इसलिए करने थे, ये तो खिचड़ी सी बन जाएगी सारी। अब बताओ ये 4 दिए मैंने आपको क्लियर, तो ये अगर ध्यान से देखा एक क्लोरोबेंजीन, एक ऑर्थोनाइट्रो, एक देखो 1 2 4 2 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसमें मैंने कौन सा दे दिया 1 2 3 नाइट्रो या मेटानाइट्रो क्लोरोबेंजीन दे दिया क्लियर। तो इनमें बताओ कि चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR
है ना, गुड, थर्ड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आगे थे नाइट्रो ग्रुप 2, तो पक्का है थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर गुड, तब आ जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या था नाइट्रो ग्रुप था। अब गुड, अब देखो यहाँ पे कोई मुझे कह रहा है फोर्थ और कोई मुझे क्या कह रहा है फर्स्ट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या था, अगर किसी ने मेरा लास्ट स्ट्रक्चर ध्यान से देखा है, मैंने जब लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था Cl, इधर क्या था OH, मैंने ऐसे करके नाइट्रो ग्रुप यहाँ रखा था। तो देखो यहाँ पर तो क्या हुआ चलेगा, इस पे इसमें तो नाइट्रो ग्रुप भी नहीं है ना, नाइट्रो ग्रुप भी नहीं है। यहाँ पे पुलिस थी, चाहे चलो सेक्टर 14-15 ने लगाई, कहीं पे तो चेक पोस्ट लगा रखा था, इससे तो अच्छा ही है। इसमें तो ग्रुप था ही नहीं, इसमें एटलीस्ट ग्रुप है तो सही, तो इससे तो अच्छा ही रहेगा। इससे अच्छा कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चार्ज, कुछ तो डर रहेगा हाईवे पे जाने के लिए, कुछ तो सोचेंगे भाई उधर भी तो खड़े हैं वो, तो उधर तो नहीं जाएंगे। तो क्या था, इसका एटलीस्ट नाइट्रो ग्रुप कहीं पे तो है, इसमें तो है ही नहीं, तो पक्का था इसकी रिएक्टिविटी विल बी स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि कॉम्पिटिशन में जब ये अरेंज करना आता है ना, मोस्टली तुम लोग थर्ड सेकंड फिर कर देते हो फर्स्ट और फोर्थ को लास्ट करते हो। फोर्थ आता लास्ट में कब, जब यहाँ पे मैं ये केस देखता ही हूँ, तब ये लास्ट केस आना था। तो यहाँ पे इसे देखकर मैंने क्या किया, एटलीस्ट इसकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू दिस क्या थी, मोर। तो इसलिए थर्ड सेकंड, इसके बाद क्या आएगा फोर्थ, और फर्स्ट की रिएक्टिविटी क्या आएगी सबसे कम। ये पेपरों में ऐसी सीरीज आएगी और ज़रूर आती है, ऐसे नहीं दूंगा तो आपको ना हम लोग बॉडी लिख कर देनी शुरू कर देंगे। यहाँ पर कौन सा ग्रुप ETG या फिर कौन सा EWG। ETG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG स्टैंड फॉर आवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप लिखकर ऐसे घुमा देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर दिया था, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से क्या कर रहा था, बाहर कर रहा था। क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट मेरा पूरा लेक्चर NSR का तो क्लियर हुआ सबको, क्लियर। अगर ये क्लियर है कर दो रहो। अब इसके बेस पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कॉमन आएगा, हेलो रीस में कौन सी रिएक्शन डिफिकल्ट कर दी, NSR, तो दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा, ESR। तो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आपको ना पेपर में CBSE में जो आता है फिर हेलो रीस का, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा फिनोल, थर्ड चैप्टर में आ जाएगा बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, लास्ट चैप्टर में आ जाएगा हमारे पास एनिलीन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आवर दीज कंपाउंड्स प्रेफर टू अंडरगो। तो जो मेरे पास क्लोरोबेंजीन था, देखो आज फिर लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था आपके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच था, बेंजीन पे Cl। अगर Cl था तो Cl पर क्या बैठे थे मेरे पास लोन पेयर। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आपको आ गया व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हेलो रीज प्रेफर टू अंडरगो एंड एट व्हाट पोजीशन दीज रिएक्शन गेट फैसिलिटेटेड, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका मीनिंग क्या था। अब आपको पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्लियर। और 11th क्लास से देखो ड्रॉ कर रहा था ये स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, कौन से बेसिस पे, प्लस आर या माइनस आर। इवन 12th में भी किए, स्टार्टिंग में सेकंड लेक्चर में याद है किए थे प्लस आर और माइनस आर। तो मुझे ना कोई टिप दोगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मूवमेंट, रिपल्शन के बेस पे नहीं, रिपल्शन तो मैंने लेमैन कंसेप्ट दिया था। अब कोई लॉजिकली मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन तो रिंग में मूव करेंगे, क्यों क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज था sp2। अगर ये कार्बन sp2 था तो नेचर में क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl के लोन पेयर को क्या करेगा ये अट्रैक्ट। वो तो मैंने लेमैन कंसेप्ट दिया था, जब मेरा जैसा स्टूडेंट है तो नजर कुछ नहीं समझ आता तो उसको कहता हूँ कुछ नहीं याद रहता, ये याद है 3 लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे रिपेल, पक्का फेंकेंगे अपने से दूर, फेंकेंगे कहाँ पे रिंग में। वो तो जनरल बस याद रखने के लिए था। लॉजिक क्या था, दिस कार्बन वॉज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये क्या था कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दो बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पर क्या आ गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शुद्ध करता कन्वर्जन हो गया, स्ट्रक्चर पूरा हो गया पूरा। कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे शो करूँ, ऑर्थो पे और पॉजिटिव, वो हो गया पूरा स्ट्रक्चर। जैसे ये स्ट्रक्चर पूरा किया, अब ये पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजोनेटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड Cl, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, अब इस नेगेटिव चार्ज को फिर मूव कर सकते थे, क्लियर। अगर फिर शिफ्ट किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Cl, चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, हो गए स्ट्रक्चर पूरे। बैक टू पेविलियन वर्ड बोलता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया, बेंजीन रिंग पे घुमा दिया, घुमाकर फिर उसे वापस लेकर जाना, कहाँ से उठाएगा तो बैक टू पेविलियन, Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया वापस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेवर प्रेफर्स टू हैव पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इधर, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Cl। कितने बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एक स्टूडेंट कहता है खन्ना फर्स्ट और फिफ्थ सेम है ना, 5 बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट कर दी। तो अब सोचकर कौन आंसर देगा, इस बार ये फैक्ट कौन सा था, प्लस आर या माइनस आर, है ना ग्रुप, क्यों, क्योंकि आपको टिप क्या दिया था, फंक्शन ग्रुप पे चार्ज है, ये फंक्शन ग्रुप पे चार्ज क्या था, तो दिस वाज आवर प्लस आर इफेक्ट। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पर पॉजिटिव बनता है, हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर सेकंड टू फोर्थ, ये जो मेरे साथ बॉडी लिखवाते थे, सेकंड टू फोर्थ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा है, एंड ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। तो पेपर में सिंपल सी वर्डिंग कर दो, एज इट इज क्लियर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा, सेकंड टू फोर्थ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट किस पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा। सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन दीज पोजीशंस गेट्स ईज। तो यहाँ पे अटैक क्या होगा इजीली, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया ही कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये तुम्हारे CBSE का सबसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा, व्हाई हैलोजेंस प्रेफर ऑर्थो पैरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्यों ये ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करे। अब अगर सबको क्लियर हुआ रीज़न, क्लियर। अब पेपर में ना यहाँ पे मुझे अब 5 ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 के बेस पे ही आना है, सेकंड से लेकर फोर्थ में कैसे नेगेटिव चार्ज भूल रहा है, क्लियर। अब देखो एक टिप तो मैंने दे दिया, हेलोजेंस विल प्रेफर टू अंडरगो, कौन सी रिएक्शंस आ गई, ESR, और कहाँ पे प्रेफर करेंगे, एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में पता क्या, आज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो 5 रिएक्शन खत्म नहीं होगी, मुझे 5 रिएक्शन पढ़नी है बेंजीन की। याद है 11th क्लास में कौन सी करते थे, हाइड्रोजनेशन, अल्काइल, फिंगर ऑफ अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। पता क्या तुम लोग क्वेश्चन बड़े कम पूछते हो, इसलिए लेक्चर जल्दी हो जाता है। दूसरे दिन में तो मुझे उन्होंने यहाँ तक मतलब 1.5 लेक्चर लगवा दिया था, ये डाउट्स पे डाउट्स, खन्ना सर ये कैसे, तो लोग पूछा करो कि ये समझ आ रहा है सारा पक्का। ऐसा करो कि जाने से पहले मुझे आंसर बताते जाओ। ये देखो मेरे पास नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आओगे Cl का, है ना, तो मैंने इसकी क्लोरीनेशन करनी है, क्लोरोबेंजीन की मैं क्लोरीनेशन करूँगा, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन। तुम लोगों को प्रोडक्ट्स भी मैंने दे दिए, तो मुझे फॉर्मेशन मिलेगा एक ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक मुझे मिलेगा यहाँ पे सामने फॉर्मेशन ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर। तो स्टेबिलिटी के बेस पे आ गया मेजर प्रोडक्ट, और देखना सिर्फ इसी रिएक्शन में ये कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे हेलोजेंस में। जब जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, फिनोल, वहाँ से सारे प्रोडक्ट वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ पहले चैप्टर में ये था कि जहाँ पर पैरा स्टेबल है, क्यों, यहाँ पे मेरा जनरल लॉजिक काम आ गया, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मुझसे बॉन्डिंग नहीं कर रखी, बॉन्डिंग तो थोड़ा सोच कर चलो, अगर इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो। यहाँ पर क्या था OH, अब NO2 ग्रुप रखा इधर, तो कौन सी बॉन्डिंग आती थी, इंट्रा। अगर इंट्रा आता था रिंग लाइक स्ट्रक्चर आता था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया था, जहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा। देखना जब नाइट्रो की करेंगे ना, फिनोल की नाइट्रेशन करेंगे, वहाँ पे ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू पैरा। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सिर्फ पहले चैप्टर में है पैरा की स्टेबिलिटी रहेगी,
आफ्टर दैट जितने आगे चैप्टर है, लेकिन सिर्फ ऑर्थो नहीं, इवन मेटा में भी प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो सारी वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ क्लियर हुए लॉजिक सब रिएक्शंस के? पक्का? तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे इसी टॉपिक को आगे करते हैं। हाँ जी।